Good morning students. In continuation of metal ligand bonding in transition metal complexes, today we will study about the crystal field stabilization energy. First of all, we discuss about what is crystal field stabilization energy. The crystal field stabilization energy is the stability that results from the placing a transition metal ion into crystal field generated by a set of ligands. It arises due to the fact that when d orbitals are split in a ligand, अर्थात जब हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, हमने देखा पीछे तीनों ज्योमेट्रीज में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, उसके पश्चात जब इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट होता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त होने पर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है और इस मुक्त हुई ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों का ही सिंबल है CFSE। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स के मध्य में जो एनर्जी गैप होता है, जिसे हम डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ मात्रा में ऊर्जा रिलीज करते हैं, उस रिलीज हुई एनर्जी के परिणाम स्वरूप क्रिस्टल जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको स्टेबलाइजेशन मिलता है और इस रिलीज हुई एनर्जी को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम अलग अलग ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हमें यह देखना है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बिकॉज लिगेंड्स का जो नेचर होता है वो भी डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने में। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? Spectrochemical series is basically an arrangement of ligand according to their ability to increase delta for a given metal center। अर्थात ligands का जो एक अरेंजमेंट होता है उनके इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हियर वी कैन सी इन द स्लाइड दे सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम आयोडाइड टू बाइपिरिडिन। The first of all we can say the ligand which comes first, that is iodide, bromide, thiocyanide, chloride, nitride, fluoride. These are weak field ligand, and the ligand which are in the last of the series, for example cyanide, carbonyl, these are the strong field ligand. So this is the arrangement of ligands in their increasing order of strength। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसके लिए डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस सीरीज के आधार पे लिगेंड्स को हम दो क्लासों में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सेकंड है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जो कि जिनके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ डेल्टा? Splitting energy between the d orbitals. So ligands which cause a large splitting delta of the d orbitals are referred to as strong field ligand. For example cyanide, carbonyl, these are known as strong field ligand. And which ligands which cause a small splitting delta for the d orbitals are referred to as weak field ligand. जिनके लिए डेल्टा की वैल्यू कम होती है उन्हें हम वीक फील्ड लिगेंड। तो लिगेंड मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिनके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। सेकंड वीक फील्ड लिगेंड जिनके लिए डेल की वैल्यू कम होती है। अब CFC की कैलकुलेशन करने से पहले हम ब्रीफ में देखना चाहेंगे कि CFC किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डिटेल में इन फैक्टर्स की स्टडी हम आगे करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा दो पॉइंट डिस्कस करना अनिवार्य है। मेनली जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स,
स्पिन पेयरिंग एनर्जी जिसे हम पाई के द्वारा डिनोट करते हैं, एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और वी कैन से लिगेंड कैरेक्टर दैट इज डिसाइडेड बाय द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो ये 4 फैक्टर्स हैं, इनमें से जो ये लास्ट के 2 फैक्टर्स हैं विच विल डिटरमाइन द रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर स्पिन पेयरिंग एनर्जी इज लोअर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्पिन पेयरिंग एनर्जी इज हायर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्पिन पेयरिंग एनर्जी को हम पाई के द्वारा डिनोट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लास्ट के 2 फैक्टर्स हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने चाहेंगे। तो इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट डिपेंड करता है। जो एवरेज पेयरिंग एनर्जी होती है पाई, यदि पाई की वैल्यू डेल्टा से कम होती है, पाई इज़ लेस देन डेल, दैट मीन्स बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा, पाई इज ग्रेटर देन डेल, तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं उसको, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। HS मीन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अनपेयर्ड रहेगा तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, या इसे हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या चक्रण मुक्त संकल्प भी कहते हैं, या इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या बाह्य कक्षक संकुल के नाम से जानते हैं। और चूंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कम है, अर्थात लिगेंड वीक फील्ड है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। सेकंड कंडीशन आती है पाई इज़ लेस देन डेल, अर्थात पाई की वैल्यू कम होती है डेल्टा की तुलना में। यदि हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स के मध्य, यहाँ पे हमने देखा डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देख रहे हैं T2G और EG, T2G और EG में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इनके मध्य की जो एनर्जी है उसको हम डेल्टा O के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर डेल की वैल्यू पाई से ज़्यादा होगी, ठीक है, दिस डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन पाई पेयरिंग एनर्जी, तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, पाई एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही पेयरिंग हो जाएगी अगर उसकी पाई एनर्जी कम है। और अगर उसकी पाई एनर्जी ज़्यादा है, डेल एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा और EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इन 2 फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करता है वेदर पाई इज ग्रेटर देन डेल और पाई इज़ लेस देन डेल, अर्थात पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है या क्रिस्टल, या हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें पाई एनर्जी ज़्यादा है देन डेल, मीन्स जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में आसानी से जा सकता है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल की वैल्यू ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जाकर पेयरिंग करने को प्रेफरेंस करेगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे इन 2 फैक्टर्स का बेसिकली ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए ये एक फार्मूला है जो CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इस फार्मूले में क्या है, CFSE इक्वल टू -0.4 इंटू n ऑफ T2G प्लस 0.6 इंटू n ऑफ EG ऑर्बिटल इंटू डेल O प्लस A पाई। यहाँ पर n T2G है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। वी कैन सी इन द डायग्राम इलेक्ट्रॉन्स आर रीअरेंज्ड इन दिस ऑर्डर। फर्स्ट T2G लोअर एनर्जी लेवल का है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद में 4th इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर होगा या EG में जाएगा, वो डिपेंड करता है लिगेंड के नेचर पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। एन T2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, एन EG
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल। और यहाँ पे हमने ये माइनस का सिंबल लगाया है T2G ऑर्बिटल्स के साथ में, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जाता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, वो D ऑर्बिटल से कम एनर्जी के होते हैं इसमें T2G ऑर्बिटल, और EG ऑर्बिटल हायर एनर्जी के होते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे माइनस और प्लस का साइन है। जो लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर निगेटिव साइन आएगा, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी निगेटिव में एनर्जी हमें मिलती है उसका मतलब कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। ए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर पेयर्ड। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या को हम ए के द्वारा लिखते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेज द कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका डेल ओ है, ये जो डायरेक्शन है डेल ओ को बताती है, अर्थात ये T2G ऑर्बिटल हैं लोअर पे, हायर लेवल पे EG ऑर्बिटल्स हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल ओ है। अगर डेल ओ, ये आप दो डायग्राम हैं, इनमें कंपैरेटिवली देख सकते हैं, ऊपर वाले में डेल ओ की वैल्यू कम है, नीचे डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा है। डायग्राम में आप देख सकते हो जिसमें डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में हमेशा क्या होता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जा करके पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम होती है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में D1, D2 एंड D3 कॉन्फ़िगरेशन में यदि हम देखते हैं, यहाँ पे लिगेंड के नेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा T2G1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये इसके लिए अगर हम देखें CFSE फॉर D1 तो यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन है और वो T2G ऑर्बिटल में है, तो 1 इंटू -0.4 हो गया और वैल्यू आ गई -0.4 डेल ओ। EG में इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे CFSE की वैल्यू आ गई -0.4 डेल ओ। D2 कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, T2G के तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे हैं, डी जनरेट हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में बढ़े। इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का क्रम वही होता है जो हम पीछे एटम्स में पढ़ते आ रहे हैं, होम्स रूल, अबाउज रूल, अकॉर्डिंग टू दैम। D3 में भी सेम यही है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों T2G ऑर्बिटल में आ जाएंगे। D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा या इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर अप होगा। ठीक है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा की वैल्यू कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर वाले में चला जाता है। डेल्टा इज लेस देन पाई, दैट मीन्स पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है T2G3 EG1। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल की वैल्यू ज़्यादा है और पाई की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 EG0। तो ये चीज़ आपको आसानी अच्छे से समझनी है यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में D4, D5, D6, D7 तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस के जो भी लिगेंड्स हैं या कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं उनमें डिपेंड करता है कि लिगेंड का नेचर क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इनकी एनर्जी कैलकुलेशन भी हम इस तरह से देख सकते हैं। ये हमने देखा D1 का बताया, इसके बाद में सेम D2, D3 का यदि हम देखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में हैं। अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो -0.4 इंटू NT2G, NT2G मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, प्लस 0.6 इंटू NEG, NEG मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, प्लस A पाई, और पाई A इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं T2G3 में केवल T3 कॉन्फ़िगरेशन नहीं पाया जाता है,
तो यहाँ पे इसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 इंटू -0.4 इक्वल टू -1.2 डेल ओ। यदि D4 आता है तो हमें 2 CFC वैल्यूज़ मिलेंगी। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज के लिए अलग वैल्यू होगी, लो स्पिन के लिए अलग होगी। हाई स्पिन के लिए यदि हम देखें, दिस वन इज़ D4 हाई स्पिन, ओके। D4 हाई स्पिन D4 हाई स्पिन में हम देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन है T2G3 EG1। दैट मीन्स T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इंटू -0.4 प्लस EG में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव आएगा 1 इंटू 0.6। टोटल एनर्जी आ गई आपकी -0.6 डेल ओ। और यदि हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लेते हैं, अर्थात जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बनते हैं, उसमें आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन T2G4 है। तो इसकी हम करेंगे 4 इंटू -4 और EG में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं यहाँ पे, तो ओनली 4 इंटू -4 इक्वल टू -1.6 डेल ओ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो प्लस पाई आपका यहाँ पे साथ में लिखना होगा। इसी तरह से सेम D5 में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है T2G3 EG2। तो 3 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 तो टोटल वैल्यू इसकी आ गई 0.0 डेल ओ। यदि हम D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो T2G5 है, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 5 इंटू -0.4 और दैट इज़ 2.0 डेल ओ प्लस 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 पाई इसके साथ में है। इसी तरह से यदि हम D6 का देखते हैं तो D6 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अपर साइड। तो D6 में हम क्या देख सकते हैं, T2G4 EG2, T2G4 EG2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है क्योंकि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, EG में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाफ फील्ड 5 ऑर्बिटल्स हो गए। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी वाले से स्टार्ट होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G4 EG2। तो D6 में हम देख सकते हैं 4 इंटू -4 इंटू 2 इंटू 0.6 दैट इज -0.4 डेल ओ प्लस पाई। एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्लस पाई हो गया। D6 का ही यदि हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज में देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन है T2G6। अभी तक EG में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो इसमें यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू -0.4 और आपकी टोटल CFSE की वैल्यू आ गई -2.4 डेल ओ प्लस 3 पाई इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 3 पाई, ओके। सेम इसी तरह से D7 में हो जाएगा। अब यदि D8 में हम आते हैं तो D8 में क्या होता है कि चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। आपने D7 में क्या देखा था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में था T2G5 EG2, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा और यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 EG2। इसी तरह से यदि हम D7 का लो स्पिन देखते हैं तो यहाँ पे T2G6 कम्प्लीटली फिल्ड है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अगला आने वाला इलेक्ट्रॉन वैकेंट EG में जाएगा। तो दोनों ही कंडीशंस में सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा T2G6 EG2। तो यहाँ पे ये लिगेंड्स की डिपेंडेंसी अगेन ख़त्म हो जाती है। D1 D2 D3 एंड D8 D9 D10 ये कॉन्फ़िगरेशन यदि आपका है तो उसमें ये मैटर नहीं करता है कि लिगेंड किस प्रकार का है, सेम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वहाँ पर मिलेगी आपको। लेकिन यदि D4 D5 D6 D7 आता है तो आपको ये देखना है कि लिगेंड का नेचर कैसा है। एग्जाम में जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है लिगेंड के चार्ज के अकॉर्डिंग, देन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट से उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 2 3 या 8 9 10 है
तो आपको उसमें लिगेंड के नेचर के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन यदि कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6, D7 आ रहा है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आपको लिगेंड पे भी ध्यान देना है कि वो किस तरह का है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना है, देन उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये D8, D9 एंड D10 तीनों के लिए हमने ये कैलकुलेशन कर रखी है। तो ये आप देख सकते हैं D1 से लेके D10 तक की सभी मेटल्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।